मिक्सचर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं मिक्सचर्स को? मिक्सचर्स आर द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सबस्टेंस। ठीक है, यही सिंपल सा डिफिनीशन हो जाएगा। मिक्सचर्स आर द सबस्टेंस formed by mixing two or more pure substances। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर्स हैं उनके दो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लें। होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हीं को सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक चैप्टर है क्लास 12th में सॉल्यूशंस, तो वहाँ यही डिफिनीशन हम लोग बताते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशन है। होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिक्सचर्स विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन throughout the bulk। throughout the bulk, बल्क मतलब हो गया वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में उसका कंपोजिशन सेम होगा, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, वो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। उसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो हमको एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का मिल जाएगा। ठीक है, अब उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, देखा जाए उसको, तो आप क्या पाएंगे कि उसका फिजिकली वो यूनिफॉर्म है, पूरा वॉल्यूम एक जैसा दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा है या कहीं सॉल्ट कम है। और केमिकली हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तब भी वही चीज़ मिलेगा। मतलब अगर इस पॉइंट पर, यहाँ पर से अगर सॉल्यूशन का कुछ पार्ट अगर हम लोग ले करके उसका एनालिसिस करें, तो जितना % सॉल्ट का यहाँ मिलेगा सॉल्यूशन में, उतना ही यहाँ मिलेगा, उतना ही यहाँ मिलेगा, उतना ही यहाँ मिलेगा, उतना ही यहाँ मिलेगा। यानी वॉल्यूम के किसी भी पार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनका जो रेशियो है वो आपको क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। ठीक है, यानी जब कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, और इसी बेसिस पर हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन throughout their bulk are called heterogeneous मिक्सचर्स। ठीक है, जिनके कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। इसका बहुत इजी एग्जांपल है क्या? सैंड इन वाटर। अगर हम लोग सैंड को ऐड कर दें, एक बीकर में प्योर वाटर लिया गया और इसमें थोड़े से अमाउंट सैंड का मिला दिया गया, तो आप क्या देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल है वो नीचे जा करके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नीचे पूरा सैंड रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सैंड का कंसंट्रेशन या सैंड का परसेंटेज नीचे ज़्यादा है,
जबकि ऊपर नहीं है या थोड़ा बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं, सॉल्यूशंस तो नहीं कहेंगे इसको, इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, सॉल्यूशन जो वर्ड है वो पार्टिकुलरली किसके लिए है? होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए है। तो जहाँ पर मिक्सचर्स का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा कंपोजिशन पूरे वॉल्यूम में है, उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ ऐसा नहीं है उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, फिजिकली देखने से भी पता चल जाएगा। फिजिकली अगर कोई भी मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे रहा है, पूरा उसका वॉल्यूम एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी में होगा वो। ठीक है ना। हालांकि उसमें हम लोग को ये चीज़ श्योर करना होगा कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा तभी उसको होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं हम लोग, है ना। और हेट्रोजीनियस में आप देखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो जनरली फिजिकली देखने से ही पता चल जाएगा कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दो कैटेगरी बता दिए गए हैं मिक्सचर्स के। ठीक है, अब जो प्योर सबस्टेंस है जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स होंगे, उसमें कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिला नहीं होगा, ठीक है, उनके भी दो टाइप्स बताए गए हैं। पहला टाइप क्या है? एलिमेंट। अब वैसे तो एलिमेंट के बारे में हम लोग जो है जानते होंगे, ज़रूर कुछ जानते होंगे। क्या जानते होंगे? एलिमेंट कोई भी ऐसा प्योर सबस्टेंस है जो केवल एक तरह के एटम से बना होता है, उसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम नहीं होंगे। जैसे हम कहें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन के एटम होंगे, यानी सिर्फ एक टाइप का एटम उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरा एक डिफिनीशन आपको पता होगा, एलिमेंट को बताया जाता है कि एलिमेंट इज द प्योर सबस्टेंस विच कैन नाइदर बी फॉर्म्ड और नाइदर बी फॉर्म्ड नॉर ब्रोकन इनटू एनी सिंपलर सबस्टेंस। ठीक है, यानी एलिमेंट वो सबसे प्योर सबस्टेंस है जो कि न तो किसी और चीज़ से बनाया जा सकता है, न तो उसको किसी और चीज़ में तोड़ करके चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पर डिफाइन कर दे रहे हैं। एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस which consist of only one type of atoms, केवल एक प्रकार का एटम्स उसमें आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स कैन नाइदर बी formed nor broken into any simpler substance। ठीक है, सबस्टेंस जो होता है वो कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टेंस होता है जिसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब वो सबस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट हो गया, है ना। इसी से और तरह के सबस्टेंस बन सकते हैं, जैसे मिक्सर बन सकता है, ठीक है, इन्हीं के कंपाउंड बन सकते हैं इनसे, ठीक है ना। लेकिन एलिमेंट जो होता है वो प्योर सबस्टेंस में सबसे सिंपल फॉर्म होता है, न तो वो किसी और चीज़ से बनाया जा सकता है, न तो उसको किसी और चीज़ में डिवाइड करके चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन नेचर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेचर में एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एलिमेंट्स और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये हो गया कि नेचर में वो किस फॉर्म में फ्रीली अगर पाए जाएंगे, मतलब उन्होंने किसी के साथ कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है,
कोई केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, उस केस में एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो किस फॉर्म में पाया जाता है, O2। O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन को आप देखिए किस फॉर्म में पाया जाता है, N2 के फॉर्म में। ठीक है। जिंक मेटल है, इसका जो फ्री स्टेट है वो Zn है सिंपली। ठीक है। सल्फर S इसका सिंबल है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, S8। इसके 8 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, 4 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, आपको ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाता है, ये कैसे याद करेंगे। फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ये धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर 11th-12th की जो सिलेबस है वो डिटेल्ड है ना, तो आपको पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप पढ़ने हैं 11th-12th में, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सारे ग्रुप्स को आपको एक एक करके पढ़ना है, तो ये धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, वो कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। इसको कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब क्या है कि डायरेक्ट डेफिनेशन देखिए नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे लिख दिया गया। मान लीजिए कि N ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर N2 लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, O जो है क्या है, एलिमेंट है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। O को ऐसे लिख दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन एटम। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, तो आप देखिएगा कि ऑक्सीजन को इस फॉर्म में भी डिनोट किया जाएगा, तो वो जो है नेसेंट ऑक्सीजन है। तो जनरली इसी तरह का चीज़ हम लोग से पूछा जाता है यहाँ पर कि ये जो सिंबल है किसके लिए है। जैसे अगर हम लोग हीलियम लिखें, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट होगा ये सारे एग्जाम्पल में जिसका मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से बना होता है, यानी जैसा उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वैसे ही उसके मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब एक ही एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा गया, मतलब अगर हम लिखें कि He क्या है, तो ये एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो एलिमेंट के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा जो प्योर सबस्टेंस है वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो चलिए कंपाउंड को देखते हैं। कंपाउंड्स, क्या डिफिनीशन होगा, कंपाउंड्स आर प्योर substances which consist of more than one type of atoms। मतलब कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में एक साफ सुथरा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एलिमेंट्स में केवल एक टाइप के एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड्स में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। जहां पर भी एक से ज्यादा टाइप का एटम दिखाई देगा तो वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, ओके। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined together in fixed proportion to form a compound। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि
अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तब जाकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी उनके मास के बीच में एक फिक्स रेशियो होती है, या कहें मोल्स के बीच में एक फिक्स रेशियो होती है। और ये भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। यानी इन नेचर ऑल कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है H2O। क्या ये कंपाउंड है? तो हमको इसका एलिमेंट्स देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम इसमें प्रेजेंट हैं। तो आप देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो तरह के एलिमेंट्स के एटम इसमें प्रेजेंट हैं, इसीलिए क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। इट इज ए कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां अगर मास को हम कैलकुलेट कर लें तो यहां पर क्या है? मास 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1। हाइड्रोजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1H1। ऑक्सीजन को 8 16। दिस 16 इज एटॉमिक मास, दिस 1 इज एटॉमिक मास। तो यहां रख दिया जाए तो क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, यानी 2 प्लस 16। या हम कह सकते हैं इन 18 ग्राम ऑफ, टोटल कितना होगा? 18 ग्राम होगा। इन 18 ग्राम ऑफ H2O, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअली मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। और रेशियो निकाल दें मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं मैं। मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ये रेशियो क्या है? 2:16, दैट इज 1:8। मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। यानी वाटर के बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाई मास, यानी उनके मास का रेशियो अगर 1:8 है, इस तरह से वो कंबाइन कर रहे हैं, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर कहेंगे। अगर ये पार्टिकुलर रेशियो नहीं है तो उसको हम लोग वाटर नहीं कह सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। आगे चल के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर भी इस चीज की हम लोग बात करेंगे। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स दिखेंगे आपको, उनके एटम्स का जो मास है उसका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, यानी अगर कोई ला करके हमारे सामने कोई लिक्विड रख दिया और हमको ये बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। मान लीजिए हम लोग को पता चला इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और इनका मास का रेशियो 1:8 है, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? वाटर है। ठीक है, अगर मास का रेशियो 1:8 है तब हम कह सकते हैं कि ये वाटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि मास का रेशियो जो है 1:16 है तब ये वाटर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग देखते हैं तो कंपाउंड में एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मास का रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? 1:8 रेशियो बाई मास। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए CO2, तो आप देखिए ये है 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 612, और ऑक्सीजन को तो पता ही है, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। इट मीन्स 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। और रेशियो क्या हो गया? मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 12:32। 4 3 जा 4 8 जा, यानी 3:8।
या हम कहेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो 3:8 बाय मास टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा? 3:8 होगा। यानी जब हम सैंपल का एनालिसिस करेंगे तो उसमें जितना हमको कार्बन मिलेगा उसके 8 टाइम्स, कार्बन अगर 3 टाइम्स है तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 8 टाइम्स मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम मिल रहा है तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 8 ग्राम मिलेगा। ठीक है, इसी रेशियो में अगर है तब वो कंपाउंड क्या है? अगर H और O का रेशियो 1:8 है मास का तो वो कंपाउंड हमारा है वाटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है कंपाउंड का। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपाउंड में हमेशा एक से ज़्यादा टाइप के एटम मिलेंगे और इनमें जो एटम्स होंगे उनके मास का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। और कंपाउंड भी नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम होंगे, इसीलिए हम आगे ऐड करेंगे बट हियर द मॉलिक्यूल्स contain more than one type of atoms। ठीक है, एलिमेंट्स भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड्स भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इससे जो टर्म्स और निकल के आ रहे हैं वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। 2 टर्म्स अभी बार बार डिफिनीशन में आ रहा है, तो एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently but always takes part in a chemical reactions। यानी एटम जो है किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है फ्रीली, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करता है। यानी केमिकल रिएक्शन का अगर सबसे छोटा यूनिट पूछा जाए क्या होगा तो वो क्या होगा? एटम होगा। ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल N2+3H2 गिव्स 2NH3। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 गैस आपस में कंबाइन करके एक नया गैस बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें अगर हम पूछें कि सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, ठीक है, या हम कहें कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस फॉर्म में रिएक्शन करेंगे, तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले ब्रेक होंगे और वो चेंज होंगे एटम में, और वही एटम फिर से नए तरीके से कंबाइन करते हैं जिससे नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एटम को कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है? जैसे आप कहेंगे कि नाइट्रोजन का एटम क्या नाइट्रोजन N के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, मतलब नाइट्रोजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हीलियम का, हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो क्या इसका एटम He एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर वही एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। इनर्ट गैस के केस में उनके एटम भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके केस में ऐसा नहीं है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से मॉलिक्यूल का डिफिनीशन हम लोग बता सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल?
ठीक है, तो लिख सकते हैं ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट सबस्टेंस which is capable of free existence। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है वो श्योर है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज ए स्मॉलेस्ट सबस्टेंस विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है ना, विच इज कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, अब जो है आयंस, आयंस क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्म इसका डिफिनीशन है, चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो कैसे आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और चेंज हो जाता है Na+ में, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। कैल्शियम की बात करें, जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम के बाद 12, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, तो ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो क्या हो जाएगा Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, इसीलिए इस पर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट। जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कोई एटम उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन जब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत क्लियरली समझाया गया है लोअर क्लास की बुक में, ठीक है। तो बाय द वे अगर आपको यहाँ दिक्कत होगी कि कैसे चार्ज आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे ये भी क्लियर है, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव आयंस, तो जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड by gain of electrons, as for example फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 27, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हम लोग +1 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, गेन कर रहा है, इसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, F-, और F- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, यहाँ 27 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। यहाँ आप देख रहे थे 281 था, यहाँ क्या हो जाएगा 28, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते एटम से ही हैं। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जिनको हम लोग आगे केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। हालांकि ये सारे टर्म्स आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक रिवीजन के तौर पे, जो प्री नॉलेज जिसको कहते हैं, कि जब भी कोई नया चीज़ सीखने चाहिए पुरानी चीज़ों को एक बार रिपीट कर लीजिए, तो वही चीज़ हम लोग इसमें कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट का हमारा रिजल्ट है उसको हम लोग को रिपोर्ट करना होता है, यानी उसका एक डेटा बनाना होता है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। जैसे अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो लैब का जो सुपरवाइज़र होगा, ठीक है, जो जिसके सुपरविज़न में आप जो है वर्क कर रहे हैं, आपके टीचर होंगे, ठीक है, तो उनको आप अपना रिजल्ट दिखाएंगे ना, कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसको आप लिखेंगे कि ऐसा ऐसा डेटा मिला हमको, ये हमारी रीडिंग आई, इतना कैलकुलेट किए, ठीक है। तो वो जो डेटा आपका बनता है उसको रिपोर्ट करने का एक तरीका है, ऐसे रैंडमली जो है कुछ भी हम रिपोर्ट कर दें ऐसा नहीं है, ठीक है। या आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं डेटा वो फेक डेटा है, कि आपने रियली वो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। या आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप कितना सीरियस हैं अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के, ठीक है। जैसे एक बच्चे को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया कि उसको अपने पेन का लेंथ निकालना है, और वहाँ बहुत सारे ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, जो भी ऑपरेटर्स यूज करना है, जैसे
ऑर्डिनरी स्केल है, उसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, ये सारे चीज़ वहाँ रखे गए हैं और उसका खुद की मर्जी है, जिससे मन करे उससे ये लेंथ का मेजरमेंट करे। तो अलग अलग बच्चे अपना अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने मेजरमेंट किया 6.2 इंच और किसी बच्चे ने मेजरमेंट किया 6.25 इंच, किसी बच्चे ने मेजरमेंट किया 6.20 इंच और किसी बच्चे ने मेजरमेंट किया 5.5 इंच। अब मान लीजिए एक्चुअल रीडिंग जो है 6.20 इंच है। तो ये जो रीडिंग है, अगर देखा जाए कि ये सारे बच्चों में से सही किसने किया, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि ये बच्चे ने सही से किया, पर हो सकता है कि ये बच्चे ने गलत किया। क्यों? जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर होने के चांस होते हैं। हम लोग मशीन तो है नहीं कि 100% जो भी चीज़ सेट कर दिया गया बस उसके अकॉर्डिंग तुरंत हम लोग उसका यील्ड दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि ये स्टूडेंट ने भी फेक रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि रिजल्ट में जब भी थोड़ा बहुत एरर होता है, 100% एक्यूरेट कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर इस बच्चे का रीडिंग देखा जाए तो इसने केयरलेसली किया है, क्योंकि अगर एक्चुअल रीडिंग 6.20 है तो 5.5 मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये भी जो है सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट करते समय हो सकता है वो अगल बगल के बच्चों से बात कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसकी भी सिंसियरिटी कम नज़र आ रही है। ये जो बच्चा है इसने डेसिमल के 1 डिजिट तक, यानी इसने ऑर्डिनरी स्केल का यूज किया है, जबकि ये बच्चा जो है वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया है। तो अगर इन सभी रीडिंग में देखा जाए कि कौन सा बच्चा सिंसियरली वर्क कर रहा था, तो ये वाला बच्चा जो है वो सिंसियरली वर्क कर रहा था, क्योंकि इसका रीडिंग जो है ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा एग्जैक्टनेस है उसमें, इसलिए ये वाला स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली बेहतर माना जाएगा। ये हो सकता है बेहतर, लेकिन चांसेस कम हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाना ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता है। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और थ्योरेटिकल वैल्यू ही एग्जैक्ट कैसे मिल सकता है एक्सपेरिमेंट में? कभी भी नहीं मिल सकता है। एक्सपेरिमेंट में जरूर कुछ ना कुछ एरर होती है, जिसको हम लोग को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। परसेंटेज एरर आपने सुना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब निकाला इसीलिए जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो थ्योरी का जो रिजल्ट होता है, थ्योरेटिकली कोई चीज़ आपने कैलकुलेट किया और एक्सपेरिमेंटली आप उसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में और थ्योरेटिकल रिजल्ट में थोड़ा बहुत जरूर डिफरेंस होगा। ठीक है। तो वो डिफरेंस कैसे हम लोग उस डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे, या हमारा डेटा कितना सही है ये कैसे जानेंगे? इसके लिए हम लोग को कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स को समझना होगा। ठीक है। उसमें खास करके 3 टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे: एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए ज़रूरत इनकी पड़ती है। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप इसको एक बार अपने तरफ से पढ़ लीजिएगा, तब हम लोग इसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।